आज मैं स्पेसिफिकली चाह रहा था कि नंबर्स बहुत ऑर्गेनिक नंबर रहे, कोशिशें बेस्ट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नंबर्स इसलिए था कि सिर्फ सीरियस लोगों के लिए मीटिंग है, जो लोग अपना करियर तलाश रहे हैं या करियर लगा के बैठे हैं, उन लोगों को डिटेल में जानना जरूरी है। कई बार नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि उन लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए, क्योंकि नया व्यक्ति चाहता है और सोचता है कि मीटिंग मेरे प्रति जवाबदेह है, तो ऐसी किसी सिचुएशन में डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाता। और वाई द रिच नाइन जो है एक डिटेल डिस्कशन है, जो इतने सारे लोगों से एक साथ करने का मौका मिल रहा है। 500-600 लोगों का समय और उनका विश्वास बड़ी कीमती चीज है। सबसे पहले आज हम एक चीज करेंगे, उसके लिए एक बेसिक चीज को समझेंगे जो शायद पहले किसी प्लेटफॉर्म पे कभी डिस्कस हुई हो ना हुई हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बेसिक चीज है। द रिच नाइन के चुनाव का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये होगा कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान जो हमारी भूमिका है, पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर जो भूमिका है, वो हमारी प्रमोशन की है। हम प्रमोटर्स की जगह खड़े होते हैं, जो भी लोग प्रमोशन करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो जो लोग टीवी एडवर्टाइजमेंट में अपनी फेस वैल्यू आगे करके, चेहरा आगे करके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, जो सेलिब्रिटीज टीवी पे ऐड करके लोगों को उसके बारे में जागरूक कराते हैं, वहीं कहीं उस बिजनेस मॉडल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग फिट होता है। उन्हीं के पैरेलल में हम लोग आ जाते हैं। रीजन बीइंग कि पब्लिक को अगर जाना है तो पब्लिक को कोई फेस वैल्यू चाहिए कि किसकी सुन के वो लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक चीज समझना बहुत क्रुशियल है कि हमारे यहाँ पे बड़े सारी बार मैंने एक चीज देखा है कि लोग बात करते हैं मार्केट शिफ्ट की या मार्केट जैसा प्रोडक्ट देने की, या ये यूजुअली बोला जाता है सिर्फ दुकान चेंज करो, या भाषा ये आ जाती है कि जो मार्केट में मिल रहा है वो हमारे पास से मिल जाएगा, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बड़ी सारी चीजें हैं। एक चीज का अंतर है कि आज की तारीख में टीवी पर जितनी भी चीजें आ रही हैं, उनमें से 99% चीजों के पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं होता है। अगर हम टीवी का एड देखेंगे तो वो इलॉजिकल और फनी एड्स होते हैं, कहीं की स्टोरी कहीं पर भी जोड़ देते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर कभी कोई व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक्स पे ऐड बनाएगा तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का कोई बेनिफिट बता पाएगा, या किसी कोल्ड ड्रिंक का कोई बेनिफिट बता पाएगा। तो वो एक बेवकूफी से ऐड बनाते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आग में से बाइक के कूदा देंगे, पहाड़ पे से कूद जाओगे। ये सब बड़ा इलॉजिकल व्यापारीकरण है, बहुत ही बेकार कमर्शियलाइजेशन है। और हम में से 99% लोग, हमारी अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिकल लोग, अपना प्रोडक्ट चूज करने का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होके करते हैं, ना कि अपनी रिक्वायरमेंट को ट्रैक करके करते हैं। अब हम लोग अगर उनकी जगह आ जाएंगे, या जिस प्रोडक्ट को सलमान खान ने प्रमोट किया है, या जिस प्रोडक्ट को महेंद्र सिंह धोनी प्रमोट कर रहे हैं, या जिस प्रोडक्ट को शाहरुख खान प्रमोट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट प्रमोट होने के लायक हो। जैसे रिसेंट टीवी एड्स को अगर आप देखेंगे तो आजकल सबसे प्राइम एक एड चलता है, बोलो जुबान केसरी। वो फेमस एक गुटखे की कंपनी है जो पैरेलली अपना एक इलायची का ऐड करवा रही है। अदरवाइज लोगों को फेमस गुटखे का नाम पता कैसे लगेगा? इलायची खा के तो जबा केसरी हो नहीं सकती, कुछ तो जबान को केसरी करने के लिए खाना पड़ेगा। तो किसी चीज के एवज में किसी चीज का ऐड हो रहा है। जैसे बहुत सारी शराब की जो कंपनीज हैं, वो शराब की कंपनीज अपने पानी का या सोडा का एडवर्टाइज कराती हैं, क्योंकि शराब का एडवर्टाइज करना, गुटखे का एडवर्टाइज करना नियमों के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो शॉर्टकट में वो को ब्रांड कराने लगते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनको ये चॉइस दिया जाए कि विमल गुटखे का प्रचार प्रसार आप भी अपनी फेस वैल्यू लगा के अपने सर्कल में करिए? आज हमारे कितने ही आइडियल हैं जो क्रिकेट में हैं, वो अलग अलग जुआ खेलने वाली कंपनीज का एड चला रहे हैं। कोई बता रहा है दिमाग लगाना है तो आप लोग ड्रीम 11 पे लगाओ, कोई कहीं पे है। तो आप अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को सट्टा लगाने की सलाह नहीं दे सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में सिमिलरली प्रोडक्ट्स का चुनाव बहुत अहम हो जाता है। कंपनी के चुनाव के साथ साथ उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। सलमान खान को, अजय देवगन को, शाहरुख खान को, महेंद्र सिंह धोनी को
पेमेंट उसी दिन मिल जाता है जिस दिन वो प्रमोट कर देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया है कि बढ़िया है, क्योंकि ना तो उन्हें वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ना ही उनका कोई भी बेनिफिट प्रोडक्ट की सेल से या उसके बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। उनका काम है एक बार पेमेंट दो, जो बुलवाना है वो बुलवा दो, एक बार बोल देंगे, उसमें से जितने लोगों ने आपको खरीद लिया, आपका प्रॉफिट अदरवाइज आपका लॉस, मुझे मेरी पेमेंट प्रोडक्ट के प्रमोट होते ही के साथ मिल जाएगी। यानी किसी भी सेलिब्रिटी को अगर प्रोडक्ट लाइन गलत है, प्रोडक्ट गलत है, तो प्रमोशन का पैसा मिल जाता है, उसको सेल से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे काम हम प्रमोशन का करते हैं, लेकिन पैसा सेल्स पे आता है। और ये सबसे बढ़िया चीज यही है कि इसीलिए जो है पैसा सेल्स पे देने में बेनिफिट है, क्योंकि सेल्स रिपीटेटिव भी हो सकती है। जितने भी लोग हैं वो उतना ही रिपीटेटिव जो है वो सेल कर सकते हैं, जितनी सेल होंगी उस पे पैसा आता रहेगा। तो प्रमोशन के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में यह आधार देखना जरूरी है कि वाकई में प्रोडक्ट वर्दी है या नॉन वर्दी है। अगर नॉन वर्दी रहा तो प्रमोशन करने से बेनिफिट कोई नहीं आएगा, हम फेस वैल्यू खो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट वर्दी है तो वो प्रोडक्ट रिपीटेटिव सेल करता रहेगा और उसका हमारे को कमीशन लाइफ लॉन्ग आता रहेगा, तो मैं अपना बिजनेस प्रॉपरली सेट कर पाऊंगा। द में सबसे पहले आंकड़ा जो जुड़ने का है, जो रीजन है वाई द में सबसे पहले रीजन यही आता कि इस बारीकी पे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट लाइन पे काम करने वाले लोगों में से फॉरेन कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इंडियन कंपनीज में हम वो पहले फ्लैग बेरर थे जिन्होंने इस सोच के साथ प्रोडक्ट पे काम किया था। कॉर्पोरेट्स में बोला जाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन होने के बाद 100 यूनिट्स बिकते हैं और वो 100 यूनिट्स की सेल्स में से 20 हैप्पी कंज्यूमर्स हैं, तो इस बिजनेस का, इस प्रोडक्ट का स्कोप मार्केट में बहुत ही बड़ा है। हम लोग वहां पर लकी हैं कि हम लोगों में से जितने भी लोग हैं, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आज की तारीख में हम लोगों का जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो लगभग 100 में से 80 लोगों का बहुत शानदार आता है। 100 में से 80 पीपल हु आर सेटिस्फाइड एंड हु आर एक्साइटेड, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मॉडल के अंदर, जहां पे लोग अपने किसी रिलेटिव का या क्लोज वन का मजाक उड़ाना या मजाक बनाना पसंद करते हैं, साथ देना या साथ बनाना पसंद नहीं करते। हिंदुस्तान समाज के आदर्श तो बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े आदर्श हैं। साथ दीजिए, गरीबों का साथ दीजिए, सरकार को क्वेश्चन मार्क करेंगे गरीबों के लिए क्या किया। लेकिन मैं बोलता हूं आप गरीबों को छोड़ दीजिए, आप बेसहारों को छोड़ दीजिए, जिनको आपने जीवन में अपना कहा, अपना चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, फूफा, भतीजा, अपना दोस्त कहा, आपने उनके लिए भी क्या किया? आपने सिर्फ उनका मजाक बनाया, मजाक उड़ाया, उनको सिर्फ ठेस पहुंचाई, उन्होंने किसी चीज की हिम्मत करी तो वो हिम्मत भी लूट ली। ये सब करने वाले काम में भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग जो बेकार के क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें मीटिंग से आउट कर दो। तो क्या आज अभी वॉइस आ रही है? क्योंकि दूसरा ये पर्सन है जिसने बोला है कि वॉइस इज वेरी लो। इज इट सो? No, sir. Voice is clear. Voice is clear, so maybe network issue, right? Yes. Thank you. तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने ये साथ नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर 80% लोग आज हमारे काम की तारीफ कर रहे हैं, ये चीज साबित करती है कि हम लोगों का डिसीजन आज तक के लिए गए जितने भी डिसीजंस हैं उनके हिसाब से ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए ऐसा नहीं है कि पब्लिक उत्सुक नहीं है, पब्लिक नेगेटिव है, पब्लिक बहुत एग्रेसिव है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करवाया हो। यानी कि आम पब्लिक में से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस बिजनेस को करने को ट्राई किया, इस बिजनेस में अपने फ्यूचर को ढूंढा, आगे बढ़े।
लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जो थे वो इसलिए सस्टेन कर पाए, रीजन बीइंग जब उन्होंने प्रोडक्ट को प्रमोट किया और वो लोगों के घर पहुंचा तो उन लोगों को लगा कि हमने फेस वैल्यू शायद गलत जगह पे लगा दी है, और उन लोगों के इंटरनल वॉइस ने उनके बिजनेस को सपोर्ट नहीं किया। पहला एक्सपोजर जो था वो होता है हमारे परिवार का। हमारा परिवार जिन प्रोडक्ट्स के प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास नहीं जगा सकता, जिस प्रोडक्ट्स में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे या कोई और आस्था नहीं दिखा सकता, उसमें मैं समाज की आस्था को नहीं लेके आ पाऊंगा। 99% लोगों के घर में यह सिचुएशन होती थी कि अगर कोई एक एग्रीड है तो वो मोटिवेशन और जोश से काम कर रहा है, लेकिन उसका परिवार उसको सपोर्ट नहीं करता था। उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो लोग एग्री नहीं करते थे कि ये बेचने के लायक है या प्रमोट करने के लायक है। घर का एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो मोटिवेशनल सेशन सुन सुन के मोटिवेशन ले लेके आगे काम करने के लिए बढ़ाता रहता था, लेकिन उन लोगों में से बाकी लोगों का साथ कभी परिवार का मिल नहीं पाया, हिम्मत जुट नहीं पाई, एक हिम्मत बन नहीं पाई। व्यक्ति सुबह से शाम तक जॉब को कई लोग बहुत अच्छा मानते हैं और मैं भी मानता हूं, बुराई तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक जॉब को एक व्यक्ति 40 साल तक कर लेता है जिसमें 1000 चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब जॉब पे से व्यक्ति वापसी लौटता है तो उसके घर में उसको आदर मिलता है, सहानुभूति मिलती है, एक पानी का ग्लास भी मिलता है तो पानी का ग्लास इज्जत के साथ दिया जाता है कि यह व्यक्ति कोई बहुत श्रम का काम करके लौट रहा है, मेहनत का काम करके लौट रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के केस में वापसी आके जो चीज घर में पहली मिलती थी वो मिलता था क्वेश्चन मार्क। आज कहां धक्के खाकर आए हो, आज किसको लूट कर आ रहे हो, आज किसको कन्विंस करने गए थे। ये सब चीजों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जुनूनी और जेन्युइन लोगों को जो मेहनत कर रहे थे बड़ी क्षति पहुंचाई थी। आज बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ 90% लोगों का जिन्होंने काम स्टार्ट किया, अपने परिवार को प्रोडक्ट से रूबरू करवाया, उन लोगों का सेटिस्फेक्शन ये निकल के आता है कि वो लोग बोलते हैं कि आज तक पिछले 13 साल के करियर में, 12 साल के करियर में, 14 साल के करियर में, 15 साल के करियर में कभी हमने अपने परिवार को अपने साथ खड़े होते हुए नहीं देखा। द को इसलिए लोग थैंक यू कर रहे हैं कि कम से कम आज हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। और मैंने पिछले 2 ट्रेनिंग में भी कहा था कि अगर किसी के पास अपनी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मैप है, सारी पोजीशन है और प्लॉट है और नींव खोद दी गई है, तो मकान तो बन चुका, बस समय की दरकार है। जितना समय लगेगा बिल्डिंग को खड़ा होने में केवल उतना समय लगेगा, ये तो सब कुछ बन चुका। सिमिलरली इसी तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिन लोगों का परिवार उनके साथ खड़ा है वो सफल तो हो चुके हैं, अब केवल समय की दरकार है, क्योंकि जिसके साथ उसका परिवार खड़ा हो गया उसके साथ समाज भी धीरे धीरे खड़ा हो ही जाएगा। तो वाई द रीजनाइन चिल्ला चिल्ला के बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्लान, बेस्ट प्रोडक्ट बोलने से नहीं होगा, दावे करने से नहीं होगा। आज मैं उन तथ्यों की बात कर रहा हूं जो अब तक हुए लोगों का एक्सपीरियंस है, उन लोगों का अनुभव है जो वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि क्या हमारे साथ ही हो रहा है, किनके साथ हो रहा है। एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ये बात करनी बहुत जरूरी है कि क्या हमने अभी तक अपने अवसर बनाए हैं। वाई द ओरिजिनल काल्पनिक आधार की बजाय वास्तविक आधार पे मैं बात रख रहा हूं कि अभी तक भी जो लोग कर रहे हैं, नए जुड़े हैं, क्या है, तो वो लोग वास्तविक आधार पे रख सकें। कितने ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यहां पर आकर जुड़े जो इस चीज से सेटिस्फाइड हैं कि बिजनेस अभी करा नहीं करा, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, घर में ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक हुआ, सब कुछ बेसिक चीजें होती चली गई। तो इन लोगों के अनुभव को कोई नकार नहीं सकता। कम से कम 25 ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमारे को यह अनुभव साझा किया कि हम लोग कभी भी अपने शहर में या अपने लोकल एरिया में काम नहीं करते थे। मुझे बड़ा दुख होता था कि एक नेटवर्क मार्केटर को पैसे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती थी और वो घर से दूर जाके करता था ताकि उसकी गली मोहल्ले में और इन सब जगहों पे ना पता लगे कि वो नेटवर्क कर रहा है। और जो खर्चे उसके बेचारे के पहले ही मीडियोकर फैमिली से आता है, और खर्चों को इतना अनाप शनाप बढ़ जाते थे कि उसमें बिजनेस कर पाए, घर चला पाए, क्या मैनेज करे, ये उनका सरदर्द था।
पहली बार ये हुआ कि लीडर्स ने अपने एरिया में, अपनी सोसाइटीज में, अपने कॉलोनीज में, अपने फ्रेंड लिस्ट में लोगों को अप्रोच किया जहां पर बिना पैसा लगाए काम हो सकता था। ये एक और दारुजनाइन का बड़ा अचीवमेंट है, दैट व्हाई दारुजनाइन। और ऐसा टेस्टिमनीज लगभग 90 से 100 तक मिले। हम टेस्टिमनी शेयर नहीं करते, असली टेस्टिमनी ये है कि हाँ, आज इस बिजनेस में मेरे साथ मेरा परिवार खड़ा है। गवर्नमेंट की वैलिडेशन चाहिए थी, 2016 में आ गई। अपना वैलिडेशन चाहिए था, वो तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। परिवार का वैलिडेशन भी आ गया, सरकार का वैलिडेशन भी आ गया, खुद की आत्मा का वैलिडेशन भी आ गया। तो बाकी समाज धीरे 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 आपको वैलिडेट करता चला जाएगा, केवल और केवल समय की दरकार रहेगी। तो वाई दारुजनाइन करने के लिए बहुत बड़े रीजन है, जिन्हें समझा जाए तो ये इतने गंभीर कारण है कि इसके अलावा आपको कोई कंपनी सूझेगी ही नहीं। जब पूरा परिवार प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उनकी अप्लायंस को तो ऑटो मोड में पैसा जाएगा ना। पैसिव इनकम इस चीज से नहीं होती है कि केवल पैसिव काम होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम भी रिक्रूट की जाती है, तो कस्टमर्स भी क्रिएट किए जाते हैं। और पैसिव इनकम हमारे यहाँ पे इसलिए नहीं बोला जाता कि आज मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे बदले कोई और काम कर रहा है, आज मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मेरी बजाय कोई और संघर्ष कर रहा है। असलियत में तो नेटवर्क मार्केटिंग महान इसलिए है क्योंकि कल तक मैं संघर्ष कर रहा था, मैंने सीखा और मैंने आने वाली अपनी टीमों के संघर्ष को आसान कर दिया। आज वो संघर्ष नहीं कर रहे, जितनी इनकम मैंने 2 साल में करी थी वो लोग 6 महीने में कर पा रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल केवल और केवल तभी हो पाएगा, एक ही सूरत में ये पॉसिबिलिटी बनेगी जब हमारे पास पैसिव सेल्स आए, जो हमसे जुड़ा हुआ कंज्यूमर्स है, हम उनके प्रति ईमानदार रहें। सेकंड थिंग, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए ये सब संभव हो पाया क्योंकि उसके पीछे हाथ था हमारे मिशन का। हमारे मिशन को जो लोग नहीं समझ पाए उनको थोड़ी सी और क्लैरिटी देता हूं, जो समझ गए हैं शायद थोड़ा सा और बेहतर समझ पाएंगे। दारुजनाइन के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आने के पीछे सारा का सारा कारण होता है नीयत। हम इकलौती कंपनी नहीं है जो अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, या पुराने आयुर्वेदाचार्यों के साथ काम करते हैं, या बहुत अच्छे वेंडर से प्रोडक्ट खरीदते हैं। ऐसे ही हम पहली कंपनी नहीं है और यकीनन आखिरी कंपनी भी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क होता है कि बड़े बड़े प्रोफाइल हमारे अलावा भी आए हैं जिनके पास पैसा था, हमसे 100 गुना बड़े प्रोफाइल भी आए हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर पाए? रीजन बीइंग इस इंडस्ट्री का नयापन और इसके जुड़े हुए लोग एक बड़े नियत की डिमांड करते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर कोई कैपिटलिस्ट आ जाएगा कि यहां आके केवल मेरे को पैसा कमाना है, तो ये इंडस्ट्री उसको तुरंत दगा दे देती है और उसको आगे नहीं जाने देती। इस इंडस्ट्री को केवल और केवल साफ नियत के लोग, साफ नियत के व्यक्तियों के साथ ही कर सकते हैं, केवल पॉजिटिव लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। साइंटिस्ट हर किसी के पास है, प्रोफाइल हर किसी के पास है, मशीन हर किसी के पास है, पर रिजल्ट क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट में सब कुछ डाल देता है लेकिन लास्ट में नियत नहीं डाल पाता। हमने पहली बार भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आसान था, कई बार लोगों ने समझाया भी, बस समझ नहीं आया कि आप 60-70 रुपए की हल्दी क्यों नहीं बेच लेते। तो एक सिंपल चीज समझ आती है यार, हर पीला पाउडर हल्दी नहीं होता, और जो चीज किसी के फायदे में ही नहीं है, केवल पैसा बनाने के लिए बेची जा रही है, उस चीज को बेच के दारुजनाइन क्या कर लेगा। हमने पहला चैलेंज लिया कि हम कुछ भी बेचेंगे तो बहुत अच्छा बेचेंगे, नकली चीज लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, नकली चीज लोगों को हम बेचेंगे ही नहीं। आज मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, ये सेंटेंस आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, दारुजनाइन is all about most economical product of industry and most economical product of the country। 3 तरीके के प्रोडक्शन में रेट्स होते हैं। एक रेट होता है कि कई लोग बोलते हैं हम सस्ता बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे, सस्ता। सस्ता प्रोडक्ट अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, सस्ता प्रोडक्ट बहुत धोखेबाज प्रोडक्ट भी हो सकता है। आप हो सकता है उससे पैसे बचाएं कम, लगाएं ज्यादा। जैसे एक फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग सस्ते से सस्ता खाना खाते हैं, और मान लीजिए एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में 60 रुपए के छोले भटूरे आ रहे हैं और आपने कहीं पे 10 रुपए में नाले के साथ खा लिए, और उस 10 रुपए को खा के अगर आप बीमार हो गए
तो आपके इलाज में 600 रुपए लग जाएंगे। तो टोटल आपकी पॉकेट से 610 रुपए लगे, लेकिन आप इस भूल में रहे कि मैं बहुत सस्ता खा रहा हूं, मैं पैसा बचा रहा हूं। आप पैसा तो बचा पाए लेकिन खुद को बीमारी से नहीं बचा पाए, और बीमारी की कीमत आपने अलग एक हेड में चुका दी, और आपने छोले भटूरे की कीमत एक हेड में चुका दी। 610 रुपए टोटल कीमत चुकाई, लेकिन अलग अलग चुकाया तो कॉमन ब्रेन उसको एक हेड में गिन नहीं पाता। दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम शौक पूरा करने के लिए खरीदते हैं। वो कितना भी महंगा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितना महंगा होगा उसको उतना खरीदने की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि अगर शौक पूरा करना है तो फिर 50 लाख की गाड़ी नहीं, फिर 5 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बता रहा है कि मैंने अपना गाड़ी खरीदने का शौक पूरा किया, तो 5 की नहीं 15 करोड़ की गाड़ी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो वो लगता है। तो शौक में महंगे प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, जरूरत में सस्ते प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, समझदारी से इकोनॉमिकल प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है क्वालिटी तो वही है जो दूसरे इस रेट पे महंगी बेच रहे हैं, लेकिन रेट वो है जो मैं अफोर्ड कर सकता था, सबसे सस्ते से थोड़ा सा ऊपर नीचे रेट मिल गया। मतलब मुझे BMW गाड़ी महंगे लोग खरीद रहे थे, 60 लाख की 70 लाख की गाड़ी, फीचर्स के चक्कर में, सिक्योरिटी के चक्कर में। कोई सस्ते के चक्कर में नैनो खरीद रहा था या मारुति 800 खरीद रहा था। फिर एक कंपनी आई जिसने मात्र 20 लाख रुपए के बजट में 60 लाख रुपए वाली गाड़ी की फीचर्स दे दिए, और लेकिन आपको 20 लाख में अपग्रेड भी कर दिया। तो उसको हम मोस्ट इकोनॉमिकल बोलते हैं कि भैया वैरायटी और क्वालिटी तो टॉप की थी, लेकिन प्राइस जेन्युइन मिल गए हमारे को उस चीज के। और मोस्ट इकोनॉमिकल कंपनीज ही बिजनेस करती हैं। बाकी के दोनों लोग कैपिटलिस्ट होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं मेजरली। तो उनका कारण क्या रहता है कि सबसे सस्ता बेचो। उसका कारण क्या है कि पैसे किसी के और की जेब में मत डालना, मैं 2 रुपए कम ले लूंगा लेकिन पैसा मुझे ही दो। उसके आकर्षण का केंद्र कहीं से हमारा भला नहीं होता, उसके आकर्षण का केंद्र होता मुझे 2 रुपए कम दे दो लेकिन पैसा मुझे ही दो। मैं 5 के बजाय 4 रुपए कमाऊंगा, वो जायज ना जायज में नहीं घुसता। इसे जो मिल जाएगा, जैसा मिल जाएगा बेच देगा। आज हम लोगों को एक और चीज सीखनी है। बहुत से प्रोडक्ट हम लोगों का बजट नहीं हिलता। कल मैं चेक कर रहा था, बहुत से प्रोडक्ट हमारे को अननेसेसरी खरीदवा दिए जाते हैं एड दिखा दिखा के। जैसे जितनी भी गाड़ियों का मैं ऐड देखता हूं टीवी के अंदर, तो वो क्या जागरूक कर रहे होते हैं कि आपको ऑफ रोडिंग करना हो, पहाड़ों में जाना हो, तो गाड़ी को चला के दिखाएंगे, पहाड़ों में से है निकल रही है, पानी में से गुजर रही है, और हम लोग देखते हैं सुंदर सा और गाड़ी को ऐड खरीद लेते हैं। सच्चाई यह है कि हम में से अगर उस इतनी महंगी गाड़ी किसी ने ले ली तो उसे गड्ढे में भी उतारना पसंद नहीं करता, जंगल में तो छोड़ दीजिए। तो हम गुमराह में कई बार ऐसे प्रोडक्ट बाय करते हैं जिनका जीवन में शायद उसके फीचर की जरूरत एक बार भी ना पड़नी हो, लेकिन उसको खरीद लेते हैं। पीछे एडवर्टाइजमेंट में देख रहा था, दही जमाने वाले फ्रिज का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था कि हम एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कि आप दही जमा सकते हैं। जो काम इंडिया में हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए हमें कॉस्टिंग नहीं देनी चाहिए। ऐसे किसी प्रोडक्ट्स की जेन्युइनिटी में कि हम जितने भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो हमने जेन्युइन किया कि नीड होना चाहिए, बहुत सारी बकेट नहीं लगा दी, ये भी खरीदो ये भी खरीदते रहो। कंज्यूमर्स को तो बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या खरीदना चाहिए। तो उनकी एजुकेशन लेके आने वाली पहली कंपनी दारुजनाइन थी कि आप अपनी परचेज के तर्क को जानिए कि आप परचेज कर भी क्यों रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसके बदले क्या परचेज कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स को जानने वाला ग्रुप। दूसरा हमने काम किया केमिकल फ्री वर्ल्ड पे, जो हम लोगों का मेजर मिशन था। केमिकल फ्री वर्ल्ड का मेजर मिशन आने का कारण एक और भी था कि हम सब लोगों का एक सिंपल प्रॉब्लम है, ओवर बाइंग ऑफ केमिकल्स विदाउट नोइंग बाइंग ऑफ केमिकल्स। अगर दारुजनाइन के पास कोई केमिकल फ्री वर्ल्ड पे डाउट करता है या कोई ये बहकाता है कि दारुजनाइन जो कर रही है वो जेन्युइन नहीं है या ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि किसी चीज में केमिकल ना हो, तो सबसे पहली बात है कि दारुजनाइन ने कभी क्लेम भी नहीं करा है कि आप लोग हम पर अंधा विश्वास करिए। दारुजनाइन वो पहली संस्था थी, हमारा मंच वो पहला मंच है जहां पे हमने लोगों को ये विश्वास नहीं दिलवाया कि आप हमें बेस्ट मानकर चलिए,
हमने ये कहा कि आपके लिए बेस्ट क्या है वो जानकर चलिए। हमने लोगों को ये कहा कि थर्ड पार्टी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए जुटाइए, हमारे को सुनिए, हमारे से इनपुट लीजिए, हमसे डेटा लीजिए, होमवर्क जाके गूगल पे करिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बेस्ट हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स मत देखिए। बाकी कंपनीज का या बाकी मार्केट का मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो लोग सप्लाई चेन में हैं उन्हें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता कि वो जहर बेच रहे हैं, अमृत बेच रहे हैं, और हम लोग उनको क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर सकते। बहुत सी कंपनीज के बारे में जब उनका डिस्ट्रीब्यूटर पूछ लेता उनसे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो वो लोग दोहराने लगते हैं तोते की तरह कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। अरे मुझे डॉक्टर नहीं बनना, ये प्रोडक्ट जाके मेरे परिवार पे इस्तेमाल होने वाला है, मेरी बीवी पे, मेरे बच्चे पे इस्तेमाल होने वाला है, मेरे माँ बाप पे इस्तेमाल होने वाले हैं। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन मुझे ये चेक करना जरूरी है कि कहीं इसके फायदे से ज्यादा इसके नुकसान तो नहीं हो जाएंगे। हर कोई अपने फायदे तो गिनाता है लेकिन उसके नुकसानों की परवाह नहीं करता था। तो केमिकल्स को लेके हम लोगों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो अवेयरनेस थी। आज दारुशनाइन ने जो सबसे ज्यादा प्रमोट किया है वो केमिकल फ्री वर्ल्ड की अवेयरनेस को प्रमोट किया है, रेदर देन प्रोडक्शन और रेदर देन प्रमोशन। हर कोई व्यक्ति आज बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को कि जागृत होने लगा है। आज हमारे मंच से जुड़ के लोग अपने बाकी प्रोडक्ट्स को भी चेक करने लग गए हैं। आज लोगों को समझ आने लग गया कि कौन सा प्रोडक्ट घर में किस काम आता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये दारुशनाइन के अलावा आज तक किसी मंच पे उनकी बहुत सी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स हैं, ये नहीं होता था। तो ये आप बता सकते हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, अनुभव हैं जो हमसे जुड़े व्यक्ति आगे शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। लेकिन इसको हम अपनी जीवन का बहुत छोटा पार्ट मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये कोई शेयर करने लायक चीज ही नहीं है, पता लग गई चलो अच्छा हो गया। ये मंच पे जरूर बताया जाना चाहिए कि हम एजुकेट इस चीज से हुए थे। जब दूसरा व्यक्ति ये पूछता है कि दारुशनाइन में आपने क्या कमाया, तो बोलो सबसे पहली चीज तो मैंने ये कमाई कि मेरी पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाना स्टार्ट किया, मैंने भी इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया, हमने प्रोडक्ट्स को खुद एवेल्युएट करना चालू किया, खुद आकलन करना चालू किया, जिसको कल हम टीवी एडवर्टाइजमेंट पे देख के आंखों पे काली पट्टी बांध के अपने और अपने परिवार को दे रहे थे और ये भी नहीं पता था कि हम अपने परिवार के साथ कर क्या रहे हैं। आज उन्हीं चीजों को हम होशो हवास में अपनी एजुकेशन के साथ कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान के 99.99% लोग आज भी पढ़े लिखे आदिवासी की तरह बिहेव करते हैं। आज भी उन लोगों को यह नहीं मालूम कि हमारे घर में कोई प्रोडक्ट आता है तो क्यों आता है और उसमें क्या डला और हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। पढ़ लिख के कमाई करके आज सबसे गोल्डन वक्त है जब आप ये जांच कर सकते हैं कि हम कितनी सही कंपनी में थे और क्या ये नॉलेज जरूरी थी या नहीं थी। व्यक्ति ये मानता था कि हिंदुस्तान में एक कॉमन प्रचलन कहावत है, आपके पास कॉन्टेक्ट होना चाहिए और पैसा होना चाहिए तो हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज कोविड के टाइम में नजदीकी से देखिए, आज लोगों के पास पैसा है और वो देने को तैयार हैं। आज लोगों के पास अप्रोच है और अप्रोच लग भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में यह आ रही है कि आज हिंदुस्तान लाचार है, ना अप्रोच काम आ रही है, ना पैसा काम आ रहा है। आज अगर कुछ काम आ रहा है तो इंफॉर्मेशंस काम आ रही हैं, जानकारियां काम आ रही हैं, व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास काम आ रहा है सेहत के मामले में। आज वो फलसफे सारे के सारे पिछड़ गए जो पुराने थे। आज एक नए युग की शुरुआत है और आज भी अगर कोई व्यक्ति इन चीजों से मुंह मोड़ के बैठा रहेगा तो मेरा पुराना डायलॉग है, कोरोना पहला वायरस नहीं है और आखिरी वायरस भी नहीं है, पहली बीमारी नहीं है और आखिरी बीमारी भी नहीं है। व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारियां तय करती हैं कि व्यक्ति कहां जाएगा। आज एक बड़ी दुखद खबर मैंने पढ़ी, एमपी के देवास क्षेत्र में जो लोग अभी भी गंभीर नहीं है उनको गंभीर करने के लिए खबर बता रहा हूं। एमपी के देवास क्षेत्र में कोरोना एक घर में 15 मेंबर्स को जान से मार गया। अब उस घर में केवल एक 70 साल के बुजुर्ग बचे हैं और 4 छोटे बच्चे बचे हैं जिनकी आयु 10 साल से भी नीचे है। यह बड़ा विडंबना का
प्रश्न है, यह बड़ी विडंबना का आर्टिकल है। थोड़ा सा उसका पढ़ने के बाद जो है, आज मूड भी मेरा डिस्टर्ब है, वो सेशन में थोड़ा दिखेगा भी कि एक घर के अंदर मैं सोचता हूं कि कैसे जीवन आगे बढ़ेगा जिसमें केवल 10 साल से नीचे 4 छोटे बच्चे हैं और केवल एक बुजुर्ग है 70 साल के, बाकी सभी लोग कोरोना से खत्म हो गए। पैसा देने के लिए भी लोग तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी खत्म हो गए। मुंह मोड़ के बैठे रहना है, बैठे रहना। दूसरा आर्टिकल आज आया है, मैं अभी थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा कि अब सेफ नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग भी। और आज फिर एक न्यूज आ गई न्यूज़पेपर में कि जो लोग हमारे को क्वेश्चन मार्क करते रहते थे वो लोग इसका जवाब ढूंढ पाएंगे कि उन लोगों ने बोल दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के अंदर भी केमिकल्स जा रहे हैं। आज भी हम लोग नहीं बोल रहे, उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क है खतरनाक है। वो न्यूज़पेपर की कटिंग में शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि क्योंकि उसमें केमिकल अकरेंस है। उन्होंने साफ लिखा है, ये रीजन साइंटिस्ट ने लिखा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स नाउ ब्रेस्ट फीडिंग इज इवन नॉट सेफ। ये जो चीज हो रही है ये खतरनाक है। इसको हम लोगों ने एजुकेट कर दिया मिशन बना के। इसको हमें अपने समाज को एजुकेट करना था। दारुल का मिशन ये था कि हम लोग इस सारी चीजों को इनको आगे ले जाके अपने समाज को भी बता पाए। ये मेजर मैटर्स थे जिन पे हम लोग अपना काम करते आ रहे हैं। कोविड हर किसी को भी नहीं लेके गया, एक घर से 15 आदमी को लेके गया, लेकिन 80% लोग बच गए। क्या उनको सरकार ने बचाया? क्या उनको दवाइयों ने बचाया? क्या उनको बाकी चीजों ने बचाया? उनको बचाया उनकी व्यक्तिगत आदतों ने, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों ने, उनकी व्यक्तिगत सेहत ने। पैसा कांटेक्ट नहीं बचा पाए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये अवेयरनेस होना और जाना आगे जरूरी था। केमिकल्स के ऊपर अवेयरनेस लगभग पिछले 40-50 साल पहले आ जानी चाहिए थी। आज एक सामान्य व्यक्ति दिमाग दौड़ाए तो हम कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यमुना जी का पानी हम सबकी प्यास बुझाने के लिए है। गंगा में यमुना जी बहती हैं दिल्ली से, तो उनके पानी पे मैं मानता हूं मेरा, आपका, दिल्ली वालों का, दिल्ली वालों से अलावा जानवरों का, इंसानों का, सबका अधिकार है कि यमुना जी सबकी प्यास बुझाएं, साफ पानी हो। लेकिन दिल्ली के अंदर आज यमुना जी केवल और केवल मौत बांटती हैं। यमुना जी कभी डिजाइन नहीं थी मौत बांटने के लिए। और यमुना के किनारे पे बसे हुए एक शहर का ये रिपोर्ट कार्ड आता है कि 2020 तक ये भी हालात बन सकते थे कि दिल्ली का ग्राउंड वाटर पूरे तरीके से खत्म हो जाता। कुदरतन अभी तक हम बचे हुए हैं। शायद 1 साल में हो जाए, शायद 2 साल में हो जाए, शायद 3 साल में हो जाए। सोच के देखिए कि कितनी विडंबना की सिचुएशन है कि यहां से बगल में एक व्यक्ति की बगल में 8 से 10 किलोमीटर दूर हजारों लाखों करोड़ों लीटर पानी बह रहा है, लेकिन व्यक्ति वहीं पे किनारे पे प्यास से मरते रहेंगे। और इस पे प्यास से मरने का रीजन क्या है कि पानी तो मौजूद है लेकिन पिया नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि पानी खारा है फिर भी नहीं पिया जा सकता। बहुत से बुद्धिजीवी लोग हमसे या आपसे सवाल करते होंगे कि केमिकल्स के नुकसान है, ये हम बात कैसे मान लें। बड़ा सरल, इसीलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा सरल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर केमिकल से कोई खतरा नहीं है तो यमुना जी में इसके अलावा मिला ही क्या हुआ है? मीठा पानी है, पानी का टेस्ट कर लीजिए। सिर्फ एक ही नुकसान होगा कि इस समय आपने यमुना जी का पानी पीने की कोशिश की या अपने अगल बगल की नदियों का पानी पीने की कोशिश किया, तो उसमें आपके शरीर के अंदर बहुत सारा केमिकल पहुंच जाएगा जो किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। आपको डर उस केमिकल से है, पानी खारा नहीं है वहां का। बहुत सारी नदियों का पानी जो आज पीने लायक नहीं बचा है, उसका कारण ये नहीं कि वो पानी खारा है, मानव पी नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर इतने केमिकल्स हैं कि अगर उसको पिया तो मर जाएंगे, बीमारियां शरीर में फैल जाएगी। ये सरल उदाहरण है और कोई व्यक्ति इसके बावजूद भी केमिकल्स के रिस्क को नहीं समझ सकता तो कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन इससे बड़ा एक और सवाल है जो समझने का था। यमुना जी के पानी को केमिकलाइज्ड करने के लिए क्या किसी व्यक्ति ने स्पेशली ठेका लिया था या उसने जिम्मेदारी ली थी कि मैं एक व्यक्ति हूं जो यमुना जी के पानी को या बाकी नदियों के पानी को खराब करेगा? एक्चुअली में वो पानी रिजल्ट है हमारे कंबाइंड केमिकल प्रोडक्ट यूसेस का।
आज दिल्ली के किनारे हर कोई बैठ के, मैं भी उनमें से एक व्यक्ति हूं, अलग व्यक्ति नहीं हूं, दिल्ली में कितने ही बुद्धिजीवी ये चर्चा करते हैं कि यमुना साफ होनी चाहिए, सरकार बजट देती है गंगा जी साफ होनी चाहिए। हर आम आदमी ये सवाल करता है कितना साफ हुआ कितना नहीं हुआ, आरटीआई लगाता है, लेकिन हर घर में एक व्यक्ति पे लगभग हम 135 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 125 लीटर पानी में एक व्यक्ति एक दिन में केमिकल्स घोलता है। नहाने में, खाने में, कपड़े धोने में, फ्लोर क्लीनिंग में 135 लीटर में से केवल 10 लीटर पानी खाने में और पीने में इस्तेमाल होता है एक व्यक्ति के। 125 लीटर पानी में हम में से हर एक इंसान खूब सारा केमिकल घोल के नदियों तक पहुंचा रहा है, बाकी वाटर बॉडीज तक पहुंचा रहा है। हमारे सीवर सिस्टम हमारे देश के कहां खुलते हैं? अपने शहरों का चेक करिए, आपका अपना शहर है, आपका अपना प्लेनेट, आपकी अपनी दुनिया है। एक बार चेक करिए कि आपका जो सीवर सिस्टम, जो पानी आपने केमिकल घोल दिया, वो आगे जाके कहां गिरता है? तो आपके ज्यादातर आउटलेट फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर जाके गिरते हैं। एक व्यक्ति डेली 125 लीटर पानी बहा देता है केमिकल्स का और फ्रेश लीटर में डालता है, तो कितने हजार लीटर पानी वहां खराब होता है। तो क्या इस तरीके से हमारी फ्यूचर जनरेशंस की एक्सेस, हम लोगों को तो चलो इतनी उम्र तक पानी मिल गया, क्या वो बेचारे अगले 25 साल तक भी पानी पी पाएंगे? लेकिन इस मिशन को पब्लिकली उठाना था, आज तक किसी संस्था ने नहीं किया। हमने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ये कहा कि ना सिर्फ अपने शरीर को केमिकल से बचाएंगे, अपने ग्रह और इन चीजों को भी केमिकल से बचाएंगे। ये मिशन, ये मोटिव हमारी हिम्मत बना। ये मिशन और वो मोटिव, वो रीजन है जिसपे हम समाज को जोड़ सकते हैं। इसलिए भी हमें दारिज नहीं। आज कितने ही I couldn't find any places matching at Hamid. आज कितने ही क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वीओसीज हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। हम बहुत सारी चीजें जला देते हैं, पैकेजिंग जलाते हैं, जिनसे हवा सांस लेने लायक नहीं रही। अगर हम उनकी पहल कर रहे हैं और समाज को इस मुद्दे पे जोड़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आज तक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये था कि लोग पूछते थे तुम नेटवर्क तो बना रहे हो, बना क्यों रहे हो? इतना विशाल नेटवर्क है, 10 लाख लोगों का, 20 लाख लोगों का, करोगे क्या? तो हमने पैसा कमा लिया, आगे लोग पैसा कमाएंगे, तोते की तरह ये शब्द हम लोग दोहराते रहे। लेकिन आज हम एक चीज को बड़े प्राउडली दोहरा सकते हैं कि आज अगर दार्जिलिंग में किसी ने 100 लोगों का नेटवर्क बनाया है, तो उसने कितने फील्ड उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनिक करे हैं, कितनी मिट्टी को ऑर्गेनिक बनाया है, 100 लोगों को केमिकल्स के प्रति जगाया है, उनके घर पे प्रॉफिट पहुंचाए हैं और एवज में अपने प्लेनेट को भी बचाया है। जो बेवकूफ आज हमारे मिशन में साथ नहीं है, उनके लिए भी हमने भोजन, पानी को, मिट्टी को और नदियों को साफ किया है। इसलिए भी दारिजनाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग समाज सेवा करने के लिए पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं और लास्ट में ये चाहते हैं कि मेरे हाथ से भी कुछ भलाई के काम हो, मैं भी लोगों का कुछ भला कर पाऊं, जिसको हम समाज सेवा बोलते हैं। ऐसे कामों में लोग अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, पैसा भी दे देते हैं। जिस पैसे के लिए पूरी जिंदगी भर भागते रहे, वो भी पैसा दे देते हैं। आज भी हम धर्म कर्म के काम करने में पैसा दे के आते हैं। आज भी किसी की शादी में जाएंगे, कन्यादान करना होगा तो हम पैसा देकर आएंगे। जिस पैसे के लिए दौड़ते हैं, उसको समाज की भलाई के लिए हम छोड़ भी देते हैं। दारिजनाइन वो पहला काम बना, पहला बिजनेस बना पिछले लंबे टाइम में आम जनता के लिए, जो बिजनेस ये कर पा रहा था कि जिस समय आप पैसा कमा रहे हैं और कमवा रहे हैं, उसी टाइम आप अपने समाज सेवा या भलाई के गणित को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मेहनत करते हैं, यहां पर एक प्लेटफॉर्म पे हम वो सारा काम कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीजें थी। चिल्ला के बेस्ट बोलने से मेरा पर्पस नहीं था कि आज मैं आके बताऊं, चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि दारिजनाइन बेस्ट है, हमने ये किया वो किया, हमने इतने का सेल्स कर दिया। सेल्स तो चलती रहेंगी, व्यवसाय का मैंने कहा था एक अभिन्न हिस्सा है, जैसे सांसें जीवन का हिस्सा है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़े हिस्से हैं वाई दारिजनाइन, वी आर मेकिंग केमिकल फ्री। जो लोग भलाई का काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ एक ही समय पे जीवन में ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मैं एक बार 60 साल का हो जाऊं, 65 साल का हो जाऊं, मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं दुनिया का कुछ भला करूंगा।
आज वो पहले दिन से व्यक्ति किसी भी एज में है, 16 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल, वो आज से समाज सेवा कर रहा है। अगर कोई अपने परिवार के लिए बिजनेस करना चाहता तो वो आज से कर रहा है। अगर वो अपने परिवार को बेहतरीन प्रोडक्ट दिलाना चाहता था तो वो आज से दिला पा रहा है। ये द ओरिजिनाइन के ऐसे फैक्टर्स है जो हम लोगों को बता सकते हैं। फेस वैल्यू लगाते हुए लोग डरते हैं, प्रमोशन करते हुए डरते हैं। आज 80% लोगों की जब तारीफ आती है तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारी इज्जत को बढ़ावा दे रहा है, हमारी शोहरत को बढ़ावा दे रहा है। पैसे को बढ़ाना केवल एक प्रोटोटाइप होता है, लेकिन इन सब कामों को करना बड़ा जरूरी होता है, बड़ा अहम का होता है कि किसी व्यक्ति की इज्जत बिजनेस करने से बढ़ रही है। लोग इज्जत बढ़ाने के लिए दान देते हैं, बाकी काम करते हैं, लेकिन आज इस काम को करने से लोगों का इज्जत बढ़ रहा है, अपने परिवार की नजर में इज्जत बढ़ रहा है कि परिवार बोल रहे हैं कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है, इससे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है जिसने मुझे अपने परिवार में इज्जत दिलाई, अपने समाज में इज्जत दिला रही है, कल को मेरे समाज को, मेरे वातावरण को मेरे लिए शुद्ध भी कर रहा है। और आप इस चीज का गर्व भी कर सकते हैं कि ये सारे काम करने वाली अगर कोई चीज है तो मैं उसे अपना व्यापार बोलता हूं, मैं उस कंपनी का नाम द ओरिजिनाइन बोलता हूं जो ये सारे काम मेरे इकट्ठे एक मंच पे करा रही है, जिसके लिए ना मुझे वक्त का ना पैसे का इंतजार करना। पैसों और वक्त निकाल के समाज की सेवा करने जाएंगे तो फिर बेनिफिट ही क्या उस चीज का। तो ये भी द ओरिजिनाइन करने का एक पूर्ण मकसद है। अगली चीज अगर हम बात करें कॉम्पनसेशन प्लान की भी हम बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत कम लोग सपनों के लिए जीते हैं और 90% लोग जरूरतों के लिए जीते हैं। हम कोई भी चीज बिना तर्क के नहीं करते। आज कॉम्पनसेशन प्लान की भी अहमियत समझिएगा कि हम लोगों के एक दिमाग में यह है कि जहां हिंदुस्तान के इतने लोग जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, वहां एक ऐसे कॉम्पनसेशन प्लान की दरकार बड़ी जरूरी थी कि चाहे लीडर थोड़ा बाद में कमाए या कम कमाए, जो व्यक्ति लाख रुपए से ऊपर चला गया हिंदुस्तान में, लेकिन 20-25 हजार, 10,000, 8,000 कमाने वाले लोगों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। तो एक ऐसा कॉम्पनसेशन मॉडल का प्लान जहां पर आप दूसरे लोगों की कॉम्पनसेटरी मदद भी कर पाते हैं। अगर आप अपना काम बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो लोग आप पे विश्वास करके आपके साथ बिजनेस में आते हैं उनकी मदद भी कर पाते हैं। और यहां पर फ्रेशर्स की तरफ पैसे का मूवमेंट ज्यादा है, यानी जो व्यक्ति फील्ड कर रहा है उसका परसेंटेज ऑफ बीवी एक लीडर के मुकाबले ज्यादा इनकैश होता है। ये चीजें जो हमें दूसरों से अलग करती है। बहुत सारे बिजनेस मॉडल में कुछ लोगों के सपने पूरे हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। वो लोगों को आज भी सपनों से प्रभावित कर रहे हैं, जरूरतों से प्रभावित नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही फलसफा चलता है, BMW लोगे, फरारी लोगे, लेकिन जरूरतें पूरी करना अहम है। एक ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान जो दोनों चीजों पे संतुलन बना के चलता हो कि जिसको अपने सपने पूरे करने हैं वो सपने पूरे कर सके, लेकिन जब वो अपने सपने पूरी करे तो ये अवश्यम भावी हो जाए कि उनमें से बहुत से लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए। यानी एक ऐसी अप्लाइन जो बहुत तेजी से भाग रही है वो अपने बहुत से लोगों की जरूरतें पूरी कर पाती है। ये बहुत जरूरी चीज था। 80% रिजल्ट सप्लीमेंट जैसे प्रोडक्ट में निकालना, ये भी द ओरिजिनाइन का एक माइलस्टोन है जिसे आप बता सकते हैं। जब घर घर में बीमारी फैली हुई थी तब ऐसे समाधान लेके आना जो कम पैसे के अंदर उनको उन चीजों से आजाद कर रहे थे, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पे द ओरिजिनाइन के अंदर देखा जाना चाहिए। एक सिंपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ने जब आपकी स्किन पे उस तरीके के काम किए। कल मैं किसी एसोसिएट की जूम मीटिंग में था तो एक महिला बता रहे थे लगभग 100 हेयर केयर के सेट उन्होंने दिए। अब बहुत छोटा सा मुद्दा है, चाहो तो इग्नोर किया जा सकता है, चाहो तो करिए। उन्होंने कहा कि मैं झड़ते बालों से परेशान थी, महंगे से महंगे ब्रांड, महंगे से महंगे सॉल्यूशंस कर लिए थे, पिछले 4-5 साल से कर रही थी और आराम नहीं था। मैंने पहली बार द ओरिजिनाइन में डीफॉल वगैरह, हब्स एंड हिल्स का ट्राई किया और मेरे बाल झड़ने रुक गए। और अब तक 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने कहा कि मैं रिकमेंड कर चुकी हूं, वो लोग थैंक यू भी बोलते हैं और उनका प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स भी है या ट्रीटमेंट भी हुआ। जो भी भाषा उपयोगी लग रही है वो समझ सकते हैं। अब ये बहुत छोटा आंकड़ा है,
लेकिन हमारे कॉलेज से एक ब्रिलियंट सीनियर थे मेरे, उनकी प्लेसमेंट हुई मैसूर के अंदर। मैसूर हमारा साउथ में, नॉर्थ इंडिया से पढ़ के गए और बहुत अच्छे मित्र भी थे मेरे कॉलेज टाइम में, और मैसूर प्लेसमेंट कर गए अच्छे करियर की चाह में। बहुत अच्छे दिल का व्यक्ति। 5 साल बाद खबर आती है कि उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। यंग एज, जब उन्होंने सुसाइड किया तो उम्र 27 या 28 साल थी उनकी। हम लोगों ने रीजन ढूंढा कि रीजन क्या था, तो उस समय रीजन निकल के आया, और वो न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया था कि एक व्यक्ति ने झड़ते बालों से परेशान होकर डिप्रेशन में सुसाइड किया। और हम लोगों को लगता है कि हर वो बंदा जो किसी प्रकार का शैम्पू तेल बेच रहा है, या कोई व्यक्ति बोलता है कि क्या आप शैम्पू और तेल बेच रहे हैं? साहब, हम बेचते तो शैम्पू तेल ही हैं, शायद मैं भी बेचता हूं, लेकिन कई बार किस्मत से हमें मालूम नहीं होता और कोई बोलता नहीं है, कई बार तो हम लोग जीवन बेच पाए। ये बात नास्तिक लोगों को या नकारात्मक लोगों को समझ नहीं आएगी। आज मुझे दुख होता है कि उस टाइम मैं इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं था, उस टाइम मेरे पास सॉल्यूशन क्यों नहीं था। काश मैं उस टाइम अपना वो सॉल्यूशन दे पाता, वो व्यक्ति शायद बच सकता था। कितने ही लोग डिप्रेशन में ये सब खो गए, हम लोगों को ध्यान ही नहीं आता। हम लोग पता है क्या लेके बैठे हो अपने मनों के अंदर कि हम शैम्पू तेल बेचेंगे, लोग कहेंगे शैम्पू बेचता, तेल बेचता है। कोई व्यक्ति चेहरे पे एक्ने हैं, इस वजह से पूरी जिंदगी आत्मविश्वास नहीं जुटा पाता। कोई व्यक्ति का स्किन ठीक नहीं है, इस कारण से उसका विश्वास खो चुका है। किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए वो समाज में जाना बंद हो गया। किसी व्यक्ति के शरीर में एनर्जी नहीं रहती, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया, अपने परिवार से बातचीत नहीं कर पाता। और अगर आज इन सबके समाधान लेके हम समाज के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारी वाई क्लियर नहीं है, तो हमारी वाई कभी क्लियर नहीं हो सकती। 100 में से 100 समाधान कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम 90 समाधान भी कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आज गूगल करिएगा कि कितने लोगों का रिसर्च है कि अगर कोई एसिडिटी की दवाई को कंटिन्यूअस खाता रहे तो किडनी फेल हो जाती है। ये गूगल करिएगा आज कि एसिडिटी मेडिकेशंस आर प्राइम रीजन बिहाइंड किडनी फेलियर्स। चेक करिएगा। डॉक्टर ओटो वारबर्ग का स्टेटमेंट चेक करिएगा, जब उन्होंने 1928 में इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था कि एसिडिटी कॉजेस कैंसर। लेकिन आज हम कितने लोगों को अपनी लिस्ट में इन फैक्ट्स के प्रति एजुकेट करने जा रहे हैं। वो नेटवर्क एक पुराने जमाने का नेटवर्क था, जब लोगों को सिर्फ इसलिए जोड़ा जाता था कि उनके जुड़ने से हमारी कमाई आती है। लेकिन द रीजनाइन वो पहला कॉन्सेप्ट बना जहां पर आप लोगों को इसलिए भी जोड़ते हैं कि मैं केवल उसको प्रेजेंटेशन देने भी गया और उसने अस्वीकार कर भी दिया, हमारी मीटिंग सुन के कुछ नहीं भी समझा, तो कभी ना कभी उसका ध्यान हमारे मुद्दे पे जरूर जाएगा। थैंक यू अगर उसने आज इमिडिएटली नहीं बोला तो 6 महीने बाद बोलेगा, साल बाद बोलेगा, 2 साल बाद जरूर बोलेगा। अगर एसिडिटी की दवाई को अगर हम उसको पढ़ा के भी आ जाएं या वो सामने ना भी सर्च करे, बाद में सर्च कर लिया और गैस एसिडिटी के एक नेचुरल सॉल्यूशन जीआईटी की तरफ भी जो दूसरी कोई कंपनी एज इफ नाउ ऑफर नहीं कर रही, अगर हम उसको लेके भी गए, तो वाई द रीजनाइन का क्लियर आंसर है कि मैं अपने परिवारजनों को बचाता हूं, अपने समाज को बचाता हूं, मैं अपने प्लेनेट को बचाता हूं, अपने बच्चे को बचाता हूं और अपने भविष्य को बचाता हूं। अगर इतने रीजन भी किसी कंपनी को करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को एक खोखले दावों की दुकान चाहिए कि लोग आए, तार्किक ना हो, इकोनॉमिकल ना हो, इफेक्टिव ना हो, लेकिन दावे बड़े बड़े करते हो। जैसे टीवी के ऐड में किया जाता है कि आप एक स्प्राइट की बोतल पी लीजिए तो पहाड़ पे से कूद जाएंगे, आप एक माउंटेन ड्यू पी लीजिए तो आप आग में से बाइक कूदा देंगे। इस प्रकार की दावों की दुकान खोलने के व्यापार का अगर हम संगठित हिस्सा बनने रहना चाहते हैं तो वो भी हमारी मर्जी है, लेकिन उस व्यापार ने हमारे से हमारे जीने लायक ग्रह छीन लिया, हमारे से पीने लायक पानी को छीन लिया है, हमारे से सांस लेने लायक हवा को छीन लिया है। आज 99% लोगों की सोच को इतना बड़ा लकवा लग चुका है,
उनकी सोच को इतना बड़ा पैरालिसिस हो चुका है कि 99% लोग तो आज ये मानने को भी तैयार नहीं है कि बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स भी तैयार हो सकते हैं या बिना केमिकल्स के कोई चीज भी तैयार हो सकती है। ये मानसिक लकवे की प्रकाष्ठा है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये सवाल आता है कि कई लोग बोलते हैं कि आप ये बताइए कोई चीज ऐसी हो ही नहीं सकती कि बिना केमिकल के बन जाए। अरे जिस दिन ये सवाल आपके सामने आए उसी दिन तो आपको इस चीज पे गर्व करना है कि आप ऐसे मिशन से जुड़े हैं, कि आप ऐसे लोगों की सोच को कल बदल पाएंगे। वरना इस समाज ने पूरा का पूरा मानसिक विकलांगता का पूरा कंबल ओढ़ लिया था कि अब हालात कभी नहीं बदलेंगे। हम में से कुछ लोगों ने वो दीपक जला दिया, कुछ जगह रोशनी कर दी, और आज समाज में अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं कि कल को लोग कहेंगे कि ऐसा होना पॉसिबल हो पाया। 99% लोगों की तो देखिए कि वो हिम्मत खो चुके हैं। वो लोग आज ये मान के केमिकल खाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सवाल करिएगा कि सवाल ये नहीं है कि चीजें केमिकल फ्री हो सकती हैं या नहीं हो सकती, सवाल ये है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति कहेगा नहीं होनी तो चाहिए पर ऐसा हो नहीं सकता। अरे अगर ऐसा होना चाहिए और होना सकता हो और कोई इस काम को संभव कर पा रहा हो और इस दिशा में आगे बढ़ रहा हो, तो पूछिए उस व्यक्ति के लिए, उस कंपनी के लिए या उन लोगों के लिए आपका भाव कैसा होगा कि जिस चीज को आप ये मानते कि होना तो चाहिए पर हो नहीं सकता, वो लोग उस नामुमकिन को मुमकिन करने पे लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए फिर बताइए आपका भाव कैसे होगा। क्योंकि हम केमिकल फ्री हैं, हम ऑर्गेनिक हैं, इसको तो हम 100 तरीके से साबित कर सकते हैं। जितने मापदंड वो देंगे वो साबित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एसेट दारिजनाइन ने हमारे को दी, वो माइंडसेट दिया है कि हिंदुस्तान की 150 करोड़ में से 149 करोड़ आबादी जिस चीज को असंभव मानती थी, आज हम उस काम को अपने घरों में कर चुके हैं और उस असंभव काम को हम उन लोगों के लिए भी करने वाले हैं। कल को हम प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। अगर आज हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि कभी सारी चीजें केमिकल फ्री हो ही नहीं सकती, केमिकल दुनिया से हट ही नहीं पाएगा, ये लोग, इनके ये वाक्य मेरे जैसे व्यक्ति के लिए रियल इंस्पिरेशन, रियल प्रेरणा का काम करते हैं। कि समझिए जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने अगर ये कर दिया, तो फिर उन लोगों का दर्जा बाकी लोगों की नजरों में क्या होगा। ये भी एक प्रमुख विषय है कि हमें दारिजनाइन करनी चाहिए। ये सबसे बड़े विषयों में से एक है कि वो धूम 3 का एक डायलॉग था, जिस चीज को दुनिया, जिस समय को दुनिया नामुमकिन माने, वही समय होता है करतब कर दिखाने का, या ऐसा कुछ मिलता जुलता डायलॉग था, इतना याद नहीं है, लेकिन वो कुछ भी डायलॉग हो, तो ये समय है हम सब लोगों को करतब दिखा पाने का। ये समय है जब 200 साल बाद हिंदुस्तानी जनता एक बार ये हिम्मत हार चुकी थी कि हमारा मुल्क, हमारा देश आजाद हो सकता है। और लोग कह रहे थे कि 200 साल से तो अंग्रेज हैं, ये मुल्क कभी आजाद नहीं होगा, उससे पहले हमने मुगलों की गुलामी करी है, ये मुल्क गुलामों का मुल्क है। उस समय शुक्र करिए कि इस देश में महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे लोग, नेताजी सुभाष जैसे लोग हमारे देश में थे, जो इस चीज पे उन लोगों के साथ शामिल नहीं हुए, वरना मैं और आप भी आज गुलामी की जिंदगी जी रहे होते। शुक्र है उन लोगों के दिल में आस्था थी, पॉजिटिविटी थी, उन्होंने बाकी लोगों को भी आजादी की लड़ाई में शामिल किया, और आज हम एक मुल्क हैं जो 70 साल से आजाद है। आज हम एक देश हैं जो 70 साल से आजाद देश है। तो ऐसी किसी सिचुएशन में हम ये उम्मीद करते हैं कि उस वक्त के क्रांतिकारी कुछ अलग थे, लड़ाई अलग थी, लोगों से लड़ाई अलग थी, लेकिन आज पूरी दुनिया केमिकल से दुखी है। हम उनसे लड़के आगे निकल पा रहे हैं, अपने समाज को बचा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन होगा दारिजनाइन को करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का। तो यही मेरा प्रमुख रीजन था कि मैं आप लोगों को दे सकूं तार्किक कारण की दारिजनाइन क्यों किया जा सके, फेक कारण नहीं, फेक मोटिवेशन नहीं, फेक चिल्लाना नहीं, बेस्ट बेस्ट बोलना नहीं, दावों की दुकान भी खोलना मकसद नहीं था। पैसा 100 जगह से और भी कमाया जा सकता है। पैसा कमाने के लिए कोई हम एकमात्र जगह नहीं है, पैसा कमाने के लिए 100 जगह मिल सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी जगह मिल सकती है
जहां पे एक समय पे दौलत भी हो, शोहरत भी हो, इज्जत भी हो, अपने लिए जो जरूरी चीज है बचाना, देश भी बचा पाए, मुल्क बचा पाए, ग्रह बचा पाए। या हम भी वो मूर्ख हैं जो ये सोच रहे हैं कि पहले मैं जैसे तैसे ग्रह को खराब करके पैसा कमा लूं, बाद में ग्रह को बचाने के लिए प्रयत्न करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा, मुमकिन भी नहीं है। इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिएगा। मैं चाहूंगा आगे अशोक जी सेशन को बढ़ाएं थोड़ा सा, वो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोगों का काफी विजन क्लियर हुआ होगा कि दार्जुनन क्यों करना है। आप हमेशा बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं सर, जो हार्ट टचिंग होती है, हमेशा मतलब दिल को छूने वाली इंफॉर्मेशन होती है। और जो आज आपने ये मिशन हमें दिया है, जो इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है, बहुत सारे नए लोग भी आए हैं यहाँ, उनके दिल पर भी ये जरूर एहसास हुआ होगा उनको भी कि हाँ, हम अगर इस दुनिया में हैं तो हमें भी इतने शानदार कॉज में साथ जुटना चाहिए, क्योंकि बर्बाद करने के लिए तो दुनिया बर्बाद कर ही रही है। ऐसी कोई संस्था भी है जो चीजों को सही करने की कोशिश कर रही है। तो ये बिल्कुल दिल को छूने वाली बात है। और जो अभियान आपने चलाया सर, आपको सैल्यूट है। और हमारे सभी दार्जुनन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्टाफ को, जो इनोवेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस मुद्दे पे हमारे साथ में है, इस मिशन में हमारे साथ में है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ सर कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें मिला और बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। थैंक यू सो मच। आज कोई कुछ बोलना चाहता है तो अपना मैसेज आप लिख सकते हैं, बाकी तो टाइम ज्यादा हो गया है। मैं चाहूंगा कि इसको आज विराम दिया सर। और अब अगला सेशन हम थर्सडे को रखेंगे, 2 दिन का हम ब्रेक करेंगे, 2 दिन बिजनेस पे ध्यान देंगे, जो चीजें की इनको रिवाइज करेंगे। और मैं चाहूंगा जो भी हमारे टीम के लीडर्स हैं, ये जितने सेशन हम कर चुके हैं, इनके सेशन आगे जूम मीटिंग में लें, ताकि जो लोग लाइव ना भी आ पाए हों तो वो लोगों तक पहुंचे और आगे अपनी बात पहुंचाएं। और थर्सडे को एक नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलेंगे सर 2 दिन के बाद। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।